Hi guys, welcome back to my channel. My name is CA Akanksha Goyal and I'm here to teach you all about accountancy. So लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 दैट इज़ द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का हाफ पार्ट कवर किया था. आगे का पार्ट हम आज के चैप्टर में कवर करेंगे. एंड द फर्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज़ व्हाट इज़ योर प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? Profit means the income earned by the business from its operating activities, that is the activities carried out by the enterprise to earn profit. अब हम कहेंगे इनकम और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है. इनकम आपकी किसी भी तरह से हो सकती है. प्रॉफिट इज़ ऑल्सो योर इनकम, पर प्रॉफिट जो है वो सिर्फ आपकी जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जो आप उससे अर्न करते हैं वो आपका प्रॉफिट आता है. फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं. ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो आपके रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं. और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आपकी इनकम निकलती है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं. इनकम आपकी किसी भी तरह से हो सकती है. ऑपरेटिंग से भी हो सकती है, नॉन ऑपरेटिंग से भी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं उसी से आपकी इनकम हो. आपकी इनकम किसी और तरह से भी तो हो सकती है ना. फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर खरीदा हुआ था स्टॉक मार्केट में, आपने उसको शेयर को प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना ये आपकी इनकम है, ये आपका प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिट वो होता है जो आपके अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो आपका अपना जो बिजनेस है उससे आपका जो इनकम हो रही है, उसमें आपका जो फ़ायदा हो रहा है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं. ना प्रॉफिट आपका आगे दो तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका होता है जो आपकी सेल हुई है, जो आपका टोटल रेवेन्यू हुआ है उसमें से अगर मैं सिर्फ अपने डायरेक्ट खर्चे हटा दूँ उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं. एंड उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अब मैं अपने इनडायरेक्ट खर्चे हटा दूँ तो वो मेरे नेट प्रॉफिट होते हैं. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं? डायरेक्ट खर्चे होते हैं जो मैंने सेल की अपने बिजनेस में, जो मेरा रेवेन्यू हुआ उसको उस चीज़ को बनाने के लिए, उस चीज़ को अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंचाने के लिए जो मेरे डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, यानी कि जो मेरा रॉ मटेरियल हो गया, जो मेरी डायरेक्ट लेबर हो गई, वो सब अगर मैं हटा दूं, डायरेक्ट खर्चे जो हैं उसको मैं कहूँगी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट. उसके बाद जो जितने आगे और खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, रेंट है, पानी का खर्चा है, जो भी और इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो कि डायरेक्टली मेरे इसमें नहीं लग रहे हैं, वो आगे मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट. Gross profit is the difference between revenue from sales and or services rendered and its direct cost, and net profit is the profit after deducting the total expenses from the total revenue of the enterprise. Next आपका टॉपिक आ गया what is a gain. Gain क्या होता है? अब gain is the increase in owner's equity resulting from something other than the day-to-day earning from irregular or non-recurring nature. Stating differently, it is a profit that arises from transactions which are not operating activities of the business but are incidental to it, such as gain on the sale of land, machinery or investment. जैसे हमने बात की, प्रॉफिट जो है वो आपका सिर्फ बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उससे आता है, पर उसके अलावा जो आपका आता है वो आपका प्रॉफिट नहीं माना जाता, उसको हम कहेंगे गेन. जैसे अगर आपकी कोई बिजनेस में लैंड थी है तो वो बिजनेस की लैंड, पर उसका आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है. अगर आप ये लैंड को सेल करते हैं और इसमें आपका कोई फ़ायदा होता है, इसमें आपकी कोई इनकम अर्न होती है, उसको हम कहेंगे गेन. और जो ये गेन है ये आपकी जो ओनर्स इक्विटी है उसको बढ़ाती है. जो भी आपकी अदर देन योर रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, या जो आपकी अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है या आपको इनकम हो रही है, उसको हम गेन कहते हैं. एंड ये जो गेन है दिस इज़ सपोज टू इंक्रीज योर ओनर्स इक्विटी. नाउ नेक्स्ट आपका आ गया लॉस. क्या होता है? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा तो लॉस हो रहा है. लॉस का क्या मतलब है? अगर आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके रेवेन्यू से ज़्यादा हैं. प्रॉफिट होगा अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है. एंड अगर वाइस वर्सा होगा, यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो आपका लॉस आ जाता है. आपको इनकम कम है और आपका आउटकम ज़्यादा है, तो अगर आपका खर्चा ज़्यादा होगा और आपकी इनकम उतनी नहीं होगी तो आपका खर्चा पूरा आपका रिकवर नहीं होगा ना, तो ये जो डिफरेंस रह जाता है दिस इज़ कॉल्ड योर लॉस. नाउ डेफिनेशन क्या कहती है? लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू. एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रेवेन्यू. It decreases the owner's equity
It is a broad term and includes loss incurred in its operating activities, money or money's worth lost against which the firm receives no benefit. For example, cash or goods lost in theft and loss arising from events of non-recurring nature. For example, loss on sale of fixed assets. जैसे for example, अगर आपने कुछ सामान डिस्पैच किया टू somebody who bought it, ठीक है, जाते जाते वो चीज़ चोरी हो गई तो नुकसान किसका? वो आपका हुआ ना। अभी जो आपका बायर था, कस्टमर था, उसके पास सामान नहीं पहुंचा था, तो इन ट्रांजिट जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो चीज़ चोरी हो जाती तो नुकसान आपका होगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। या फिर अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमने लैंड सेल की, लैंड सेल करने पे हमें प्रॉफिट हुआ, वो हमारा गेन हो जाएगा। पर लैंड सेल करने पे अगर हमें लॉस हो गया, मतलब हमारी कॉस्ट से कम हमें पैसा मिल रहा है, तो वो हमारा लॉस है। एंड ये जो दोनों तरह के लॉस है ना, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, ये दोनों हमारी जो ओनर्स इक्विटी है उसको कम कर देती है। फ़ायदा अगर ओनर को हो रहा है तो नुकसान भी तो ओनर को ही उठाना पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि वो कहेगा कि फ़ायदा मेरा है, नुकसान किसी और को दे दो। नहीं, फ़ायदे का फ़ायदा भी ओनर को है और नुकसान का नुकसान भी दोनों ओनर को ही उठाना पड़ता है। नेक्स्ट आपकी टर्म आ गई परचेजेस। परचेज क्या होता है? परचेज का हिंदी में मतलब है खरीदना। जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं उसको आप कहेंगे कि मैंने ये चीज़ परचेज की है। बुक क्या कहती है? बुक कहती है कि द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड द परचेजेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। अगर आपकी कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मतलब कि आप कहीं से माल खरीद के डायरेक्टली बेच देते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े की बात करते हैं, हम होलसेल से कपड़ा खरीदते हैं, उसको आगे हम रिटेल में बेच देते हैं। हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे, बस खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। तो ये जो हम खरीद रहे हैं ना आगे रीसेल करने के लिए, दिस इज ऑल्सो योर परचेजेस। दूसरा आपका एग्जाम्पल हो सकता है, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, आप अनस्टिच कपड़ा खरीद रहे हैं, फिर उसको स्टिच करके उसके सूट बना रहे हैं या टॉप्स बना रहे हैं, जीन्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उस पे आगे काम करके उसको बेच रहे हैं, तो वो हो गया आपका, वो भी आपका परचेज ही होगा कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पे काम किया, फिर उसको आगे बेच दिया। सो गुड्स फॉर रीसेल या फिर रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर मेंट टू बी सोल्ड। The term purchases includes both cash and credit purchases. Goods purchased for cash are termed as cash purchases and goods purchased on credit are termed as credit purchases. सामान खरीदा और उसके बदले में सीधा कैश दे दिया, तो वो हो गया आपका कैश परचेज। पर सामान खरीदा और अभी पैसा नहीं दिया, आपने उसको बोला कि मैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद दूंगा, वो हो गया आपका क्रेडिट परचेज, कि आपने क्रेडिट पे सामान ले लिया कि पैसा मैं इसका बाद में दूंगा। नेक्स्ट आपका आ गया व्हाट इज अ परचेज रिटर्न। जो आपने सामान खरीदा, ठीक है, आपको वो सही नहीं लगा या आपके काम नहीं आया, पर आपने उससे पहले ही बात कर रखी थी कि अगर मेरा ये सामान यूज़ नहीं होगा तो मैं इसको वापस कर दूंगा। सो जो आपने परचेजेस की उसको आप रिटर्न अगर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर परचेज रिटर्न। गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे आर डिफेक्टिव। Goods so returned are known as purchase return or returns outward. रिटर्न बाहर जा रही है तो रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, दोनों में से कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका सेल। सेल क्या है? आपने कोई चीज़ बनाई, आपने कोई चीज़ रीसेल के लिए खरीदी या फिर रॉ मटेरियल खरीद के उसके ऊपर काम किया, और जो फाइनल आपका प्रोडक्ट है वो आपने आगे बेच दिया। खरीदा एंड बेच दिया। खरीदा इज परचेज एंड बेच दिया इज योर सेल। द टर्म सेल इज एसोसिएटेड विद और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। जो आप सामान बेच रहे हैं उसे आप सेल ऑफ गुड्स कहते हैं। दीज गुड्स मे बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। अगेन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश दे आर कॉल्ड कैश सेल्स एंड व्हेन दे आर सोल्ड ऑन क्रेडिट दे आर टर्म्ड एज क्रेडिट सेल्स। आपने सामान बेचा और सीधा उसके लिए कैश मिल गया, वो हो गई आपकी कैश सेल। या आपने सामान बेचा और सामने वाला बंदा कह रहा है कि मैं आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद पैसा दूंगा, तो वो हो गई आपकी क्रेडिट सेल। नाउ सिमिलरली व्हाट इज योर सेल रिटर्न। जैसे हमने परचेज रिटर्न पढ़ा कि हमने किसी से सामान खरीदा, हमें वो सही नहीं लगा, हमने उसे वापस कर दिया। सिमिलरली मैंने किसी को सामान बेचा, उसे वो सामान सही नहीं लगा, उसने मुझे वापस कर दिया। सो जो मेरी सेल थी, सेल वाला मेरा प्रोडक्ट अगर वापस आता है वो आ जाएगी मेरी सेल रिटर्न। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आपके पास वापस आ रही है, रिटर्न आपके इनवर्ड आ रही है, सो इट विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट आपका टर्म आ जाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो आपका बिजनेस का रेगुलर काम है, डे टू डे आपका ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल आपका ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर में हर रोज़ कोई ना कोई आएगा और आपकी ग्रोसरी सेल होगी, तो वो आपकी ऑपरेशन एक्टिविटी हो गई। जो भी आपके बिजनेस का बेसिक काम है, बेसिक ऑपरेशन है, वो आपका आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज, फर्म और कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। द टर्म इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ फॉर्मेट इन विच बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड। एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, सेल ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड रिसीव्ड। जो आपने सामान प्रोड्यूस किया, जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किए, जो उनकी सेल होगी ना, जो भी आपने गुड्स प्रोड्यूस किए, या फिर अगर आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जो आपने गुड्स रीसेल के लिए खरीदे, उनकी जो सेल होगी, उनका जो रेवेन्यू होगा, दैट इज कॉल्ड योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। या फिर अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लॉयर हैं, आपके पास कोई केस आता है, तो दिस इज़ योर बेसिक ऑपरेशन, आप केसेस ही लड़ते हैं, तो उन केसेस से जो आपको रेवेन्यू आ रहा है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। या फिर आपने कोई इंटरेस्ट अर्न किया है या डिविडेंड रिसीव किया है, वो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आ गई गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स हो गए आपका सामान। गुड्स की हिंदी में डेफिनेशन होती है सामान, ठीक है। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज्ड टू बी सोल्ड। जो आपने किसी से खरीदा और उसको आगे ट्रेड कर दिया, उसको आगे बेच दिया, वो हो गए आपके गुड्स। जो आपने फिजिकल आइटम किसी से खरीद के आगे बेच दी, दोज आर कॉल्ड योर गुड्स। द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स और परचेजेस ऑफ अ बिजनेस। परचेज किया, फिर उसको आगे सेल कर दिया, परचेज किया, उसको आगे सेल कर दिया, ठीक है, यही आपके गुड्स होंगे। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, उनको आगे सेल कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, उनको आगे सेल कर रहे हैं। स्टेटिंग डिफरेंटली, दे आर द स्टॉक इन ट्रेड फॉर एन एंटरप्राइज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पज ऑफ सेलिंग। जो चीज आप इसी पर्पज से खरीद रहे हैं कि आपको उसको बेचनी है, खरीद रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने जैसे हमने पहले बात की थी, हमने सामान खरीदा और एज इट इज़ उसको आगे बेच दिया, या फिर हमने सामान खरीदा, उस पर कुछ काम किया, फिर उसको आगे बेच दिया। जो सेकंड केस में आप सामान खरीद रहे हैं वो आपका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल पे आप आगे कुछ काम करेंगे, फिर उसको आगे बेचेंगे। पर जो भी सामान या जो भी रॉ मटेरियल आप इस पर्पज से खरीद रहे हैं कि मुझे उसको आगे बेचना है, एक तो चीज़ होगी आपने अपने लिए खरीदी, अपने पास रख ली, पर अगर आप वो चीज़ अपने पास ना रख के आगे बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर गुड्स। फॉर एन एंटरप्राइज डीलिंग इन होम अप्लायंसेज सच एज टीवी, फ्रिज, AC एट्सेट्रा आर गुड्स। फॉर अ स्टेशनर, स्टेशनरी इज गुड्स। अगर मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो मैं कोई टीवी, फ्रिज खरीद रही हूँ, तो वो मेरा पर्सनल चीज़ नहीं है, वो मेरी पर्सनल आइटम नहीं है, वो मेरे लिए गुड्स हैं। या फिर अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो मैं कोई पेन्स खरीद रही हूँ, बुक्स खरीद रही हूँ, कॉपीज़ खरीद रही हूँ, जो भी मैं स्टेशनरी खरीद रही हूँ विद द पर्पज टू सेल देम, वो मेरे गुड्स माने जाते हैं। नेक्स्ट आपकी टर्म आ जाती है स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री, दे आर द सेम थिंग। पहले बुक देखते हैं क्या कहता है। स्टॉक इन्वेंट्री इज अ टेंजिबल एसेट held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for sale। वही जो हमने सामान खरीदा कि मैं इसको आगे बेच दूंगा, या फिर जो मैंने सामान खरीदा कि इस पे मैं कुछ काम करके इसको आगे बेच दूंगा, वो मेरा स्टॉक हो गया। अब ये तो है नहीं कि मैं एक एक करके खरीदूंगी, कि मैंने एक टीवी खरीदा उसको बेच दिया, एक टीवी खरीदा उसको आगे बेच दिया। ऐसे तो नहीं होता ना कि मैं हाथ की हाथ परचेज करूँ। मैं 10 टीवी इकट्ठे खरीद लूँगी और जैसे जैसे बिकेंगे वो मेरे निकलते जाएंगे। तो जो मैंने 10 टीवी इकट्ठे खरीद लिए, वो मेरे पास स्टॉक हो गया कि मेरे पास 10 टीवी का स्टॉक है। एक एक करके सेल होगा ना, कोई मेरे पास कोई और आके 10 टीवी इकट्ठे तो नहीं खरीद लेगा। अगर आप शॉप में जाते हैं, आप एक टीवी खरीदते हैं ना, तो मैंने जो 10 टीवी इकट्ठे खरीदे वो मेरा स्टॉक हो गया। अब इसको मैं एक एक करके आगे आराम से बेचती रहूँगी। सो जो भी चीज़ मैं इस पर्पज़ से खरीद रही हूँ कि मैं उसको आगे बेचूंगी या उस पर आगे काम करके बेचूंगी, वो मेरा स्टॉक हो गया। अगर आप शॉप पे जाते हैं तो उनके पास आपको एक नोटबुक चाहिए, पर उनके पास एक नोटबुक तो नहीं होती, उसके पास तो 10 नोटबुक्स होती हैं। तो वो जो 10 नोटबुक्स हैं वो उनका स्टॉक है। वो लोग स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे जैसा इंसान नोटबुक खरीदने जाए, वो क्या बोलेगा कि नहीं जी मेरे पास तो एक ही नोटबुक थी, वो मैंने अभी पीछे इंसान को बेच दी। नहीं, उसके पास 10 नोटबुक्स होती हैं। तो वो अगर 10 जने इकट्ठे भी चले जाते हैं उनके पास, तो उनके पास सबको देने के लिए चीज होती है। दिस 10 नोटबुक्स, दिस इज देयर स्टॉक। स्टॉक में बी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड
in the beginning of the accounting year. In other words, it is the stock in hand at the end of the previous accounting year, and closing stock is the stock in hand at the end of the current accounting period. ठीक है, क्या मतलब है? Now मेरा जो accounting period होता है that is from April to March. ठीक है, अप्रैल कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से पहले आपका आता है 31 मार्च प्रीवियस ईयर का। 31 मार्च जो प्रीवियस ईयर का होगा, इस पे जो मेरा स्टॉक होगा ना, फॉर एग्जांपल मेरी स्टेशनरी की शॉप है, 31 मार्च को मेरे पास 100 नोटबुक्स पड़ी हैं। ऐसा तो है नहीं कि साल खत्म हो गया तो मैं बोलूँगी सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मैं निकाल दूंगी, नहीं। जो पिछले साल के एंड पे मेरे पास स्टॉक होगा वो मेरा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जो ये 100 नोटबुक्स हैं ये हो गया मेरा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, दिस विल बी माई ओपनिंग स्टॉक। कि साल के शुरू में जो मेरे पास स्टॉक था वो मेरा हो गया ओपनिंग स्टॉक। सिमिलरली जब मेरा साल ख़त्म हुआ, मैं 31 मार्च इस साल के पहुंची, तो इस 31 मार्च पे हो सकता है मेरे पास यहाँ पे भी 50 नोटबुक्स पड़ी हों। ये तो है नहीं कि साल ख़त्म हुआ तो मैं सब कुछ निकाल दूंगी। तो ये 31 मार्च पे जो मेरा स्टॉक होगा, दिस इज कॉल्ड माई क्लोजिंग स्टॉक। साल के शुरू में जो मेरा स्टॉक होगा दैट इज माई ओपनिंग स्टॉक, एंड अकाउंटिंग पीरियड के खत्म में जो मेरा स्टॉक होगा दैट इज माई क्लोजिंग स्टॉक। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और बहुत ही बेसिक सी टर्म्स हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टॉक और इन्वेंट्री में बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, ठीक है, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक, गुड्स और इन्वेंट्री इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न कंप्राइजेज स्टॉक, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। इसी का लेते हैं, मेरी स्टेशनरी शॉप है, मतलब इसमें मैं स्टेशनरी बना नहीं रही, मैं किसी से खरीद के आगे बेच रही हूँ। तो ये वाली जो 100 नोटबुक्स मेरे पास अनसोल्ड पड़ी हैं, ये मेरा स्टॉक हो जाएगा और इसको मैं इन्वेंट्री ऑफ गुड्स भी बोल सकती हूँ। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, जो सामान मैंने खरीदा आगे बेचने के लिए, उसका जो एंड में मेरे पास स्टॉक पड़ा रहेगा, that is called my inventory of goods. In the case of manufacturing concern, it comprises processed goods manufactured for the purpose of sale. It is valued at cost or net realizable value, whichever is lower. अब ये तो हो गया मेरा ट्रेडिंग कंसर्न कि मैंने सामान खरीद के आगे बेच दिया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मैंने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, सामान बनाया, उसको आगे बेचा। पर उस केस में भी ज़रूरी नहीं है ना कि साल के एंड में मेरा सब कुछ सेल हो जाएगा। कुछ हो सकता है मेरे पास स्टॉक पड़ा हो जो मेरा अभी सेल ना हुआ हो। तो जो सामान मैंने खरीदा उसको मैंने प्रोड्यूस कर लिया, पर 31 मार्च को या साल के एंड में जो मेरा स्टॉक बेचा नहीं गया, जो मेरे पास अनसोल्ड है, जो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, दैट विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। अब ये जो इन्वेंट्री है इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगी? इसकी कॉस्ट अलग है और रियलाइजेबल वैल्यू अलग हो सकती है। कॉस्ट के ऊपर जो मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगी वो मेरी रियलाइजेबल वैल्यू हो सकती है। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं। अब कॉस्ट क्या है? जो मैंने सामान खरीदा उसको आगे प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर जो भी मेरा खर्चा हुआ, टोटल मेरी जो कॉस्ट पड़ी प्रोड्यूस करने के लिए, दैट विल बी माई कॉस्ट। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है कि जब मैं उसको बेचूंगी तो मुझे उसके लिए कितना पैसा मिलेगा। हो सकता है अब वो मेरी कॉस्ट से ज़्यादा हो सकता है वो कम हो। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी। नेक्स्ट आपकी टर्म आ जाती है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इट कंप्राइजेज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड। अब मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर काम किया और आगे बेच दिया। पर ज़रूरी नहीं ना कि मैंने जितना रॉ मटेरियल ख़रीदा वो सारा का सारा काम कर लिया। हो सकता है मैंने रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीदा, उसमें से कुछ प्रोड्यूस हो गया, कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो अभी भी मेरे पास रॉ मटेरियल ही पड़ा हुआ है साल के एंड पे। पर जो रॉ मटेरियल साल के एंड पे पड़ा हुआ है वो हैं तो मेरे गुड्स ही ना, ये तो है नहीं कि वो वेस्ट हो जाएंगे। सो मैं अपनी बुक्स में उनको भी एज एन एसेट दिखाऊंगी कि मेरे पास प्रोड्यूस्ड गुड्स कितने पड़े हैं और रॉ मटेरियल कितना पड़ा है। तो जो रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा है वो उसको मैं कहूँगी मेरी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ क्लॉथ टू बी यूज्ड फॉर स्टिचिंग शर्ट्स, इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। मेरा बिजनेस है शर्ट्स बनाने का, मैं फैब्रिक लेती हूँ, उनको स्टिच करती हूँ, आगे बेच देती हूँ।
तो मैंने जितना फैब्रिक लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 100 मीटर्स ऑफ फैब्रिक लिया, उसमें से 50 मीटर्स मेरा यूज़ हो गया शर्ट्स बनाने में, और 50 मीटर्स अभी भी एज ऑन 31st ऑफ मार्च मेरा यूज़ नहीं हुआ। 50 मीटर्स अभी भी एज इट इज़ क्लॉथ ही पड़ा हुआ है, तो वो मेरा रॉ मटेरियल हो जाएगा, और जो मेरी शर्ट्स बन गई वो मेरा फाइनल गुड्स हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो बन रहे होंगे, मतलब स्टिचिंग करने में टाइम तो लगता है ना, ये तो है नहीं कि 2 मिनट में स्टिचिंग हो जाती है। कटिंग होती है, फिर उसकी स्टिचिंग होती है, फिर उसकी फाइनल पैकिंग होती है, देन दैट इज कंसिडर्ड एज माई फाइनल प्रोडक्ट। कुछ हो सकता है मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया हो, कुछ हो सकता है मैंने अभी काम शुरू ही ना किया हो, और कुछ ऐसा हो सकता है जो कि बीच में हो, जिसपे मैंने काम शुरू कर दिया पर काम खत्म नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड योर वर्क इन प्रोग्रेस, कि अभी उस पर काम चल रहा है। 31 मार्च को कोई जादू तो नहीं हो जाता ना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ एकदम से फाइनल प्रोड्यूस हो जाएगा या सब कुछ मेरा सेल हो जाएगा। 31st ऑफ मार्च इज जस्ट अनदर डे जहाँ पे हो सकता है कि आपके पास स्टॉक भी पड़ा हो, आपके पास रॉ मटेरियल भी पड़ा हो, कुछ ऐसा सामान भी होगा जिसपे आपने काम शुरू कर लिया पर वो खत्म नहीं हुआ। ये वाला जो होता है आपके प्रोडक्ट जिसपे आपने काम शुरू कर लिया पर खत्म नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड योर वर्क इन प्रोग्रेस। Now, it is a stock that is in process of being finished. That is, they are partly finished goods. It is valued at an aggregate of cost of raw material, cost of labor, other production cost. Stock or inventory is shown in the balance sheet as a current asset. It is valued on the basis of cost or net realizable value, whichever is lower principal. Ultimately, आपके जो stock होंगे वो 3 तरह के होंगे। पहला हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, जो कि आपका completely रेडी टू सेल है। दूसरा हो गया आपका रॉ मटेरियल, जिस पे अभी आपने काम शुरू नहीं किया है। एंड तीसरा हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस। सो अल्टीमेटली एज ऑन 31st मार्च, दैट इज एंड ऑफ योर अकाउंटिंग पीरियड, आपके पास 3 तरह का स्टॉक होगा। द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो कंप्लीट प्रोडक्ट है जिसको आप एज इट इज सेल कर सकते हैं। रॉ मटेरियल, जिस पे अभी आपने काम शुरू नहीं किया है, जिस पे अभी आप काम शुरू करेंगे, आप उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाएंगे। एंड तीसरा हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो आधा आपका बन गया है, आधा नहीं बना है। तीनों का ये जो स्टॉक है ना, तीनों स्टॉक ये आपके करंट एसेट माने जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको इनको बेचना ही, अभी नहीं बिका अगले साल में बिक जाएगा, ठीक है। विद इन 1 ईयर आप इसको सेल कर देंगे ना, तो ये आपका करंट एसेट माना जाता है। अंडर आपके करंट एसेट्स ये रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट आपका आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? रिसीवेबल का क्या मतलब होता है कि आपने लेना है, यू हैव टू रिसीव इट। ट्रेड रिसीवेबल हो गया आपने जो सेल किया, आपने जो सर्विस प्रोवाइड की, उसके अगेंस्ट आपका जो पैसा लेने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिट पे सेल की, जो आपने क्रेडिट पे सेल की उसके अगेंस्ट जो पैसा है वो आपको मिलेगा। सो जो आपको पैसा मिलना है, जो आपका रिसीवेबल है, जो आपको रिसीव होगा, those are called your trade receivables. Now, trade receivable is the amount receivable for sale of goods and or services rendered in the ordinary course of business. Stating differently, it is the amount due from the customers of the enterprise. जो भी आपका business है, उसके जो customers हैं, जिसको आप कोई goods provide कर रहे हैं या कोई service provide कर रहे हैं, उसके against जो आपको पैसा receive होना है, जो आपका पैसा receivable है, those are called your trade receivables. Trade receivables is the sum total of debtors and bill receivables. Now, debtor क्या होता है? Debtor is a person or an entity who owes amount to the enterprise against credit sales of goods and or services rendered. जिससे आपने पैसा लेना है, जिस इंसान से आपने पैसा लेना है या जिस कंपनी से आपने पैसा लेना है, वो आपका डेटर कहलाया जाता है कि ही ओज यू दिस मनी, सो ही इज योर डेटर। बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सामान बेचा, आपने उसे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि इस बिल के एक्सचेंज में तुमने मुझे पैसा देना है। सो दीज आर कॉल्ड योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो आपका डेटर होगा उसने आपके बिल ऑफ एक्सचेंज पे राइटिंग दे दी, लिख के दे दिया कि हाँ जी मैं इस डेट पे आपको पैसा दे दूंगा। सो दीज आर कॉल्ड योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि इसके ऊपर आपके जो डेटर ने आपको रिसीविंग दे दी, कंफर्मेशन दे दी कि आई विल पे यू इन एक्सचेंज ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट आपका आ गया ट्रेड पेबल्स। अब जैसे हमारा ट्रेड रिसीवेबल था कि हमने कोई सामान बेचा, उसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलना है। ट्रेड पेबल्स क्या होगा? हमने कुछ सामान खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, अभी पैसा नहीं दिया, जो मैंने सामान खरीदा उसके अगेंस्ट मुझे आगे जाके जो पेमेंट करनी है, जो मेरा पेबल है, दैट इज कॉल्ड माई ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल होगा जो मैंने सामान बेचा, उसके अगेंस्ट मुझे पैसा आना है,
और ट्रेड पेबल हो गया जो मैंने सामान खरीदा उसके अगेंस्ट मुझे जो पैसा देना है। ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज द अमाउंट ड्यू टू द सेलर ऑफ गुड्स बाय द एंटरप्राइज। ट्रेड पेबल इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब क्रेडिटर कौन है? जिसको मैंने पैसा देना है, जिस इंसान को या जिस बिजनेस को, जिस फैक्ट्री को, जिस शॉप को, जिसको भी मैंने पैसा देना है वो मेरा क्रेडिटर हो गया कि ही इज़ माई क्रेडिटर, कि आई ओ हिम द मनी, वो मेरा क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू होम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस of goods and or services. For example, Mohan is a creditor of a firm when goods are purchased from him on credit. For example, मैं किसी भी ABC दुकान पे गई, मैंने उससे सामान खरीदा और मैंने उसे कहा कि मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगा, तो जो ABC दुकान है ना, ये मेरी क्रेडिटर हो गई जिससे मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा है। बिल्स पेबल क्या हो गए? जैसे मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिए थे फॉर अमाउंट रिसीवेबल, वैसे ही मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज दूंगी फॉर बिल्स पेबल। बिल पेबल मीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफिक डेट। जैसे मैं किसी और से लिखवा के ले रही थी कि हाँ जी इस डेट पे मुझे वो पैसा दे देगा, वैसे ही मैं किसी और को लिख के दूंगी कि इस डेट पे मैं उसको पैसा दे दूंगी, तो ये मेरा बिल पेबल हो गया। नेक्स्ट आपकी टर्म आ जाती है कॉस्ट। Cost is the amount of expenditure incurred on or attributable to a specified product, article or activity. जो भी मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ या जिस पे भी मैं कुछ काम कर रही हूँ उसको आगे बेचने के लिए, तो जो ये काम करना या प्रोड्यूस करने पे मेरा जो खर्चा हो रहा है, जो मैंने अमाउंट स्पेंड किया है, दैट इज कॉल्ड माई कॉस्ट। वाउचर, वाउचर क्या होता है? वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वाउचर आर कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसीट, डेबिट और क्रेडिट नोट्स एट्सेट्रा। हम जब जर्नल एंट्रीज डालते हैं ना, दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ वाउचर। अब वाउचर क्या होता है? जब मैंने कुछ सामान खरीदा तो मेरे को उसके अगेंस्ट बिल मिलता है, जो मेरे को बिल मिला जिसके बेसिस पे मैं आगे जर्नल एंट्री डाल रही हूँ, दिस बिल इज कॉल्ड माई वाउचर। ठीक है, जो भी ऐसा पीस ऑफ पेपर होगा जिसके ऊपर मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी कि मैंने ये चीज़ खरीदी, ये मैंने चीज़ बेची, ये मैंने सर्विस ली, अगर मैंने कोई परचेज रिटर्न किया, मेरे पास कोई सेल रिटर्न आई, उसके अगेंस्ट जो मेरा डेबिट या क्रेडिट नोट होगा जिसके बेसिस पे मैं अपनी एंट्री डाल रही हूँ, जो भी एविडेंस मेरे पास होता है एंट्री डालने के लिए, जिसके बेसिस पे मैं एंट्री डालती हूँ, इट इज कॉल्ड माई वाउचर। नेक्स्ट हो गया आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब तो सबको पता है ना, जब आप दुकान पे जाते हैं तो आप उसे बोलते हैं ना कि जी 100 रुपये की चीज़ है, कुछ डिस्काउंट तो दीजिए। जो आपको अगर वो 10 रुपये 20 रुपये छोड़ देता है, उसको हम 10 रुपये 20 रुपये को डिस्काउंट मानते हैं। बुक सेज डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स or from the amount to be paid to a customer by the enterprise. Discount allowed may be trade discount or cash discount. अब डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया कि जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, जो मैंने उसको छूट दी मतलब मैंने कुछ अमाउंट छोड़ दिया कि ठीक है आप इतना अमाउंट मत पे कीजिए, ये हो गया मेरा डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेजर व्हेन दे बाय गुड्स और सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। अब आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं ना कि मेरे को डिस्काउंट दो, वो कहता है कि ठीक है अगर आप बल्क में खरीदोगे, अगर आप एक चीज़ खरीदोगे तो हम डिस्काउंट नहीं। अब शॉप्स पे जाते हैं, वहाँ पे होता है ना बाय 3 गेट इतना, बाय 4 गेट इतना। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदते हैं और उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेड डिस्काउंट, कि इतना खरीदेंगे तो मैं आपको इतना छोड़ दूंगा। सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, दैट इज सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सिमिलरली परचेजेस आर रिकॉर्डेड बाय द परचेजर एट नेट वैल्यू, दैट इज परचेजेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको जो डिस्काउंट मिला, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो कॉस्ट थी दैट वाज 100 रुपीज़ और आपने जो डिस्काउंट है वो दे दिया 20 रुपीज़, तो जो आप सेल रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स इस पर तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, नहीं, जो आप सेल्स रिकॉर्ड करेंगे वो आप करेंगे 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। 80 आपकी सेल प्राइस है, 100 नहीं है। जो आपने डिस्काउंट दे दिया उसको इसमें से हटा के जो आपके पास वह पैसा आया, दैट इज योर सेल। सिमिलरली परचेजेस के केस में भी आपको जो चीज़ मिल रही थी वो 100 की मिल रही थी, उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल गया,
तो जो आपका परचेजेज होंगी दैट विल ऑल्सो बी 100 माइनस 20, तो आपके लिए जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? अब कैश डिस्काउंट में हम कहते हैं कि कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग द कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई सामान खरीदने आया, मैंने उससे बोला कि मुझे 5 दिन के अंदर अंदर आप पैसे दे देंगे तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगी। अगर आप 5 दिन में नहीं देंगे तो फिर आपके लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। कोई भी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में अगर आपको पेमेंट मिलती है, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना टाइम स्पेसिफाई करना है। अगर विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यू गेट द पेमेंट एंड यू अलाउ डिस्काउंट इन रिटर्न ऑफ दैट इज कॉल्ड योर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं तो वो आपके लिए तो खर्चा हो गया ना, आपके लिए आपकी इनकम कम हो गई, पर जो सामने वाला बंदा है उसके लिए वो इनकम हो गई क्योंकि उसके लिए कॉस्ट कम हो गई। मेरे लिए मेरी इनकम कम हुई तो मेरे लिए वो खर्चा है, एंड उसके लिए उसकी कॉस्ट कम हुई तो उसके लिए वो इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट आपकी टर्म आ गई व्हाट इज अ बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? Bad debt is the amount owed to the business that is written off because it has become irrecoverable. It is a loss for the business and is thus debited to the profit and loss account. बैड डेट क्या है? मेरे पास कोई डेटर खड़ा है, मैंने ABC कंपनी से 1000 रुपये लेने थे, पर ABC कंपनी कहती है यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें 1000 रुपये नहीं दे पाऊँगा। तो मेरा ये जो डेटर खड़ा था वो इररिकवरेबल हो गया, मुझे अब उससे पैसा नहीं मिलेगा। वो एज ए मेरा एसेट खड़ा हुआ था मेरे बुक्स में कि हाँ जी कल जाके मुझे इससे पैसा मिलेगा, पर अब वो मना कर रहा है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो डेटर है इसको मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा, अपने बुक्स में से हटाना पड़ेगा ना। अब ये इट इज़ नो लॉन्गर माई एसेट कि मुझे पता है कि मेरा पैसा नहीं आना, तो उस एसेट को मुझे अपने बुक से हटाना पड़ेगा। तो इस हटाने को हम कहते हैं राइटिंग ऑफ अ बैड डेट, कि जो मेरा डेट था ये बैड हो गया, अब ये इररिकवरेबल हो गया, तो इसको मैं अपनी बुक से हटा रहा हूँ, इसको मैं अपनी बुक से राइट ऑफ कर रहा हूँ। This is called your bad debt. A debt which has become bad or a debt which has become irrecoverable is called your bad debt. नेक्स्ट आपकी टर्म आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज एट अ गिवन डेट विच एग्जिबिट्स इट्स एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व्स एंड अदर अकाउंट बैलेंसेज एट द रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। बैलेंस शीट हम पहले उससे पढ़ते आ रहे हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट आपकी नेट पोजिशन बताती है। इट इज़ द पोजिशन स्टेटमेंट। इससे आपको पता चलता है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपके पास कैश कितना है, आपके पास स्टॉक कितना है, आपकी कैपिटल कितनी है, सब कुछ जो आपकी एंड में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो आपकी पोजीशन बताती है स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड योर बैलेंस शीट। नेक्स्ट बुक वैल्यू क्या होती है? दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक वैल्यू हो गई जिस अमाउंट पे, जिस वैल्यू पे कोई भी चीज़ आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो रही है, चाहे वो आपका एसेट है, चाहे वो आपके गुड्स हैं, चाहे वो आपकी इन्वेंट्री है, जिस भी वैल्यू पर आपकी बुक्स में वो चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है वो आपकी बुक वैल्यू होती है, कि जो वैल्यू दैट इज रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर द रिकॉर्ड्स और बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। दे इंक्लूड कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, लेजर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो भी बुक्स आपके बिजनेस में मेंटेन हो रहे हैं, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, बीट एनी ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश बुक हो, चाहे वो सेल बुक हो, चाहे वो परचेज बुक हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, जो भी बुक्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, दोज आर कॉल्ड योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट आपका टर्म आ जाती है व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर। जो आपका रेगुलर बिजनेस है, जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका जो भी डायरेक्ट खर्चा होता है, दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स सेल किए उनकी जो कॉस्ट है, दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्रेडिट क्या होता है? Credit is the right side of an account. If an account is to be credited, then the entry is posted to the credit side of the account. In such an event, it is said that account is credited. It has been derived from an Italian word credito. Credito कोई Italian word था, उससे हमारा ये term निकला है credit. अब मैंने आपको बताया हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जो साइड मेरी क्रेडिट हो रही है
उसे मैं क्रेडिट कहूँगी। अब डेबिट और क्रेडिट किस बेसिस पे होते हैं वो हम आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, पर जो अमाउंट मैं क्रेडिट साइड पे डाल रही हूँ उसे मैं कहूँगी दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन माई बुक्स, वो आ गया मेरा क्रेडिट। डेफिनेशन सिर्फ यही है, जिसको मैं क्रेडिट कर रही हूँ, जो उसको मैं क्रेडिट साइड पे डाल रही हूँ। क्रेडिट साइड होता है आपका राइट साइड और डेबिट साइड होता है आपका लेफ्ट साइड। डेबिट इज योर लेफ्ट साइड, क्रेडिट इज योर राइट साइड। डेफिनेशन में अभी यही लिखा हुआ है। तो जो आपकी बुक्स की राइट साइड पे एंट्री जाएगी वो हो गई आपकी क्रेडिट एंट्री, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट क्रेडिटेड। जो एंट्री आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट पे जाएगी वो हो गई आपकी डेबिट एंट्री, दैट इज द अमाउंट डेबिटेड। अगली डेफिनेशन डेबिट की ही है। एन अकाउंट हैज टू पार्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड while right side is the credit side. If an account is to be debited, then the entry is posted to the debit side of the account. In such an event, it is said that the account is debited. It has been derived from the Italian word debito. Credito, debito. Italian words हैं। जो लेफ्ट साइड है वो आपकी डेबिट है, राइट साइड है वो आपकी क्रेडिट है। डेबिट करेंगे तो अकाउंट डेबिट होता है, इट इज़ सेड टू बी द अमाउंट डेबिटेड। क्रेडिट करेंगे तो अकाउंट क्रेडिट होता है, इट इज़ सेड टू बी द अमाउंट क्रेडिटेड। सिंपल है। बेसिस क्या है, फंक्शंस क्या है, फंडास क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही कि डेबिट इज द लेफ्ट साइड, क्रेडिट इज द राइट साइड। नेक्स्ट आ गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का हिंदी में क्या मतलब होता है? डेप्रिशिएट करना, कम करना वैल्यू को। डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज or with efflux of time or obsolescence or accident. It is an allocation of cost of fixed assets in each accounting year during its estimated useful life. एक मशीन खरीदी, उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वेयर एंड टेयर होती है। वेयर एंड टेयर जो है वो आपकी वैल्यू कम करती है। अगर आपने एक मशीन 1 लाख की खरीदी और उस पर वेयर एंड टेयर हो रहा है, हर साल उस पर 10,000 का 20,000 का वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो ये जो 10,000 20,000 का वेयर एंड टेयर है ये हो गई आपकी डेप्रिसिएशन। इससे आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है। तो जितनी मशीन की यूज़फुल लाइफ है ना, ड्यूरिंग द यूज़फुल लाइफ हम इसको रेगुलरली वैल्यू को कम करते जाते हैं, डेप्रिसिएशन डालते जाते हैं कि हर साल मेरी वैल्यू इतनी 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 कम हो गई। अब इसका 2-3 तरीके हो सकते हैं कि यूसेज से वेयर एंड टियर हो रहा है, या फिर टाइम के साथ साथ वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, मशीन ख़राब हो गई किसी वजह से, तो भी उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, या फिर ऑब्सोलीट हो गई कि जी मैंने एक मशीन खरीदी थी पर आज की डेट में वो ऑब्सोलीट हो गई, उसके बाद नया सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, नया सॉफ्टवेयर आ गया या नई मशीन आ गई या और डेवलप्ड मशीन आ गई, तो वो मेरी मशीन ऑब्सोलीट हो गई, उससे भी मेरी डेप्रिसिएशन डलती है। नेक्स्ट आपका आ गया एंटिटी। एंटिटी कौन सी होती है? नाउ एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को, ये सारी जितनी कंपनीज हैं ये अलग अलग एंटिटीज मानी जाती हैं। अ बिजनेस एंटिटी मीन्स एन एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज। जो भी कंपनी या फैक्ट्री या शॉप आप इस पर्पस से खोलते हैं कि इसमें आप बिजनेस करेंगे, वो आपकी बिजनेस एंटिटी बन जाती है। चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बुटीक हो, वट एवर एक्टिविटी दैट यू डू with the purpose of conducting business is called a business entity. These include proprietorship firms, partnership firms, corporation companies, etc. Accounting system is always devised for a specific business entity. अब ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, चाहे आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, एज अ कंपनी काम कर रहे हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट आ गई आपकी टर्म व्हाट इज एन एंट्री। अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। जर्नल एंट्रीज डालते हैं, जो भी एंट्री का क्या मतलब है? एंटर करना। जो भी ट्रांजैक्शन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर रहे हैं, जो भी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर एंट्री। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। मैंने किसी से पैसा लेना था, एबीसी कंपनी से मुझे पैसा रिसीव करना था, पर एबीसी कंपनी कहती है कि जी मैं इंसॉल्वेंट हो गई, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है आपको पेमेंट करने की, अपने डेट्स रीपे करने की। इंसॉल्वेंट मतलब टू बी इनकैपेसिटेटेड। तो अगर एबीसी कंपनी कहती है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गई, यानी कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं बची पैसा रीपे करने की, दैट इज कॉल्ड बीइंग इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट प्रोप्राइटर क्या होता है? द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर। मैंने अपना बुटीक शुरू किया, मैंने सारा पैसा लगाया, जो भी फ़ायदा होगा वो मेरा होगा, जो भी नुकसान होगा वो मेरा होगा। सो आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द सोल प्रोप्राइटर, कि सारा बिजनेस का बर्डन,
सारा बिजनेस का फ़ायदा मेरा है। जो ये इंसान है जिसके ऊपर सारा का सारा बिजनेस का बर्डन है, जिसने सारी इन्वेस्टमेंट की है, वो प्रोप्राइटर कहा जाता है कि ही इज़ द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। सब कुछ, सारा नुकसान, सारा फायदा इस इंसान का है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिबेट। रिबेट इज द रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। स्टेटिंग डिफरेंटली, रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट. It is allowed for the reasons other than for which trade discount or cash discount are allowed. For example, discount allowed because of poor quality of goods. Rebate क्या होता है? Rebate is again आपने कुछ पैसा छोड़ दिया, ठीक है। एक तो हो गया आपका डिस्काउंट, आपने साथ के साथ कोई डिस्काउंट दिया कि अगर अभी आपने कोई सेल की उसके ऊपर साथ के साथ आपने डिस्काउंट दे दिया। पर रिबेट में क्या हो गया? रिबेट होती है आपकी जो ट्रांजैक्शंस पास्ट में हुई थी। फॉर एग्जांपल, आज से 3 महीने पहले मेरे से किसी ने कोई चीज़ खरीदी, उस वक्त उसने डिस्काउंट नहीं लिया, पर वो आज मेरे पास आ रहा है कि यार मैंने आपको ना इतने पैसे देने हैं पर आप कुछ तो छूट दीजिए। सो रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट। मतलब 3 महीने पहले जो मैंने सेल की थी उसके ऊपर उस वक्त कोई डिस्काउंट नहीं दिया, पर आज अगर मैं कोई पैसा कम कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ चल ठीक है 1000 की जगह तो मेरे को 800 रुपये दे दो, तो ये जो 200 रुपये मैंने छोड़ दिए ना for a transaction that happened in the past, this is called my rebate. Rebate is allowed for reasons other than for which trade discount or cash discount are allowed. So rebate, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अलग रीजंस होते हैं, पर इनके अलावा अगर किसी और वजह से मैं पैसा छोड़ रही हूँ, दैट इज कॉल्ड माई रिबेट। नेक्स्ट हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। जैसे इंसॉल्वेंट हो गया जिसके पास कैपेसिटी नहीं है पैसा रीपे करने की, वैसे ही सॉल्वेंट हो गया जिसकी पास कैपेसिटी है अपने डेट्स को रीपे करने की। एंड लास्ट जो टर्म दी गई है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, दे आर योर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जैसे कि हम पहले चैप्टर से बात करते आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स आर योर फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर प्रेजेंटेड टू द यूजर्स, दैट इज योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये फाइनल आपकी फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से जानी जाती हैं। सो विद दिस आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। इसके बाद इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सॉल्व्ड हैं, कुछ अनसॉल्व्ड हैं। गो थ्रू देम। कोई प्रॉब्लम आती है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। एंड अगले चैप्टर में वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 3। आई होप आई वाज क्लियर, आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग टर्म्स बेटर। एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and I'll see you guys in my next video. Thank you. Bye bye.